चमन और कंचन अपनी दादी के साथ रहते थे। चमन 10वीं क्लास में पढ़ना था और कंचन 11वीं में। सुबह उठकर चमन जल्दी से दूध देता और कंचन झाड़ू पूछा करते। तुम दोनों का टिफिन आज क्या रखा है? टिफिन में कल रात की रोटियां पर घी लगाकर मैंने पराठे बना दिए हैं और साथ में अचार रख दिया है। संगीत, काम चलाओ लेकिन रविवार को मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी। संगीत, उसमें काजू किशमिश बादाम गोला सब कुछ होना चाहिए। ठीक है। दादी के पास कमाई के 2 स्रोत थे, एक भैंस और दूसरा खेत। दादी खेत में काम करने में लगी हुई है। वो डॉगी, अरे नहीं, अभी कुछ देर बाद चमन और कंचन ए जाएंगे, वो भी मेरे साथ काम करेंगे। तुम्हारे देवरा की बहू घर आई कि नहीं? हाँ, बहू ए गई, लेकिन इस सर पर आई है कि घूंघट नहीं डालेगी और अपना खाना पीना अलग रखेगी। इतने साल हो गए घर में रहते हुए, एक दिन भी खाना ससुर से अलग नहीं बना। लेकिन आजकल की बहुएं इतना जेल नहीं पाती ना, बस ससुराल आते ही घर बांटना शुरू। चमन और कंचन जब खेत पर पहुंचे तो उनका चेहरा उदास था। दादी, पंडित जी ने RS5 में सामान नहीं दिया। तुम दोनों उदास मत हो, मैं रचना के घर से कुछ मेव मांग लाऊंगी, जल्दी से परोस दो ना। अरे ठीक से, चीनी तो पिघल जान दे, वरना कहेगी कि दादी ने फीकी खीर बना दी। खाना शुरू ही किया था कि उनका मामा रमेश उनके घर आया। बोला, बेचोगे अपना खेत? मैं तुम्हें बहुत बार माना कर चुकी हूँ रमेश, खेत के अलावा मेरे पास और है ही क्या? मैं इन बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? तुम वैसे मेरे घर आओ तो आओ, लेकिन खेत के लिए मत आया करो। खीर खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से चले जा। दादी, रमेश मामा के आते ही आपका मूड खराब क्यों हो जाता है तुम्हें? रमेश मामा से सावधान रहना है, इसकी नज़र तुम्हारे खेत पर है। वो खेत हमें किसी भी हालात में नहीं बेचना है। वह तुम्हारे दादा और पिता की ज़मीन है और हमारी रोजी रोटी का साधन भी। अगर मुझे भविष्य में कुछ हो जाए तो तुम दोनों को ही जिम्मेदारी संभालती है। स्कूल के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे नई पेंट चाहिए। धान काटने के बाद कुछ पैसे ज़रूर मिलेंगे, मैं उनसे तुम्हारे लिए ले दूंगी। बहुत तेज़ बारिश हुई। दोनों ना भार जेन को बोला, खबरदार, तुम दोनों अगर कभी बारिश में बाहर गए तो तुम्हारे मम्मी पापा एक दिन बारिश में ही खेत पर काम करने गए थे और उनके ऊपर बिजली गिर गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। तो क्या हम छत पर नहा ले? नहीं, छत पर भी मत जाओ। कुछ महीने बाद धान की फसल कट गई और दादी के हाथ में कुछ रुपए। आइए चलो आज बाजार चलते हैं और तुम्हारे लिए पेंट और तुम्हारे लिए नया सूट सलवार खरीद कर लाते हैं। उधर रमेश ने अखबार में देखा कि गांव से एक नया हाईवे गुजरने वाला है। चमन और कंचन के खेत का भी उसे हाईवे के किनारे पर आने की उम्मीद थी। रमेश खबर देखकर बौखला गया। अगर बुढ़िया का खेत हाईवे के नजदीक ए गया तो खेत की कीमत करोड़ में पहुंच जाएगी। बुढ़िया और उसके पोते पोती भला माला माल हो जाएंगे। मुझे किसी भी तरह वो खेत जल्द से जल्द अपने नाम करना होगा। रमेश तुरंत 4 लाख लेकर दादी के घर पहुंच, लेकिन घर में ताला लगा हुआ था। ये बुढ़िया कहाँ मम गई? खेत का सौदा करने तो नहीं चली गई। कुछ देर बाद दादी, चमन और कंचन बाजार से लौटे। बड़े खरीदारी हो रही है। क्या ले आए? चमन बाबू, कुछ खास नहीं, सिर्फ स्कूल की ड्रेस लेकर आया हूँ दादी। आपके पिता पोती और बड़े हो रहे हैं, आगे इनका कॉलेज में दाखिला करना होगा। ऐसे में आपको ज्यादा रुपयों की जरूर होगी। आज मैं आपके लिए एक अच्छा सौदा लेकर आया हूँ। पूरे 4 लाख रुपए हैं, रख लीजिए और अपना खेत मेरे नाम कर दीजिए। दादी ने रमेश की आंखों में छुपी जल की और उतावलेपन को अच्छे से पहचान लिया। 4 लाख या 10 लाख, तुम बार बार मेरे घर आकर ड्रामा मत करो। जब हमें पैसों की जरूर पड़ेगी तब की तब देखी जाएगी। रमेश उस समय तो चला गया, लेकिन अगले दिन जब चमन और कंचन स्कूल से लौट रहे थे तो उसने दोनों को रोक लिया। अरे बच्चों, लौट आए स्कूल से। आज मुझे मेरी तनख्वाह मिली है, इसीलिए आज मैं तुम दोनों को चाट खिलाऊंगा। एचमीन ही खानी? ऐसे कैसे नहीं खानी है? तुम्हारे मामा बहुत दिलदार आदमी है, तुम्हें भी अपने ही बच्चों जैसा मानते हैं। चलो आओ मेरे साथ। रमेश दोनों को जबरदस्ती चाट के थैली पर ले गया। चाट वाले भैया, ये दोनों मेरे भांजे और भांजी हैं, इनके लिए स्पेशल चाट बना। बताओ बच्चों, कौन सी खटाई डलवानी है? मेरी चाट में सिर्फ मीठी खटाई डालना और मेरी वाली मल्टी मीठी दोनों। कल मैंने तुम्हारी दादी से अक्ल की बात की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। तुम दोनों तो पढ़े लिखे और समझदार हो, अब तुम ही बताओ, एक छोटे से खेत के लिए क्या इतनी बड़ी रकम ठुकराने चाहिए थी? तुम्हारी दादी को तुम्हारे आगे की पढ़ाई लिखी की कोई चिंता नहीं है। मैंने तुम दोनों का भविष्य सोचकर ही खेत की कीमत से ज्यादा रकम पेश की थी, लेकिन तुम्हारी दादी तो जिद पर रेडी हुई है। तुम उन्हें मानो।
मैं पूरे RS 6 लाख देने के लिए तैयार हूँ। सोचो, अगर तुम्हारे पास 6 लाख हो तो तुम बढ़िया नाश्ता कर पाओगे, बढ़िया कपड़े पहन पाओगे, लोग भी तुम्हें अच्छी नज़र से देखेंगे। रमेश ने अपनी बटन से भोले भाले चमन और कंचन का दिमाग भर दिया। वो घर जाकर अपनी दादी से बोले, दादी, रमेश मामा खेत के 6 लाख देने को तैयार हैं। आप खेत बीज दो ना। रमेश की इतनी हिम्मत बांट गई है कि अब वो तुम दोनों को भी फुसलाना लगा। दादी उसे दिन रमेश के घर पहुंची और उन्होंने उससे कहा, रमेश, आज के बाद मेरे पोट पोती के पास भड़काने की भी कोशिश मत करना। अगर आगे से तूने ऐसी कोई हरकत की तो ठाणे जाऊंगी और दरोगा से तुझे डंडे पदवाऊंगी। जरा जुबान संभल कर बात कर। एक तो तुझे सही कीमत से ज्यादा पैसे देकर तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूं, ऊपर से तू मेरे ही ऊपर चिल्ला रही है। चली जाए यहां से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा तू मेरा? अगर हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखा उठाकर पाठक दूंगी। तुझे पानी नहीं मांगेगा। अपने घर चली गई। बटन में कभी मत आना बच्चों। रमेश अपने दोस्त के पास गया। मेरी, जो यह ले, 2000 रुपए गांव में एक भंडारा करवा। भंडारे में रमन की अम्मा भी आएगी। वो बुढ़िया फ्री का खाना कभी नहीं छोड़ते। बुढ़िया को जो खाना परोसना, उसमें ये पाउडर मिला देना। बिरजू ने पूरे गांव में भंडारे का ढिंढोरा पित्त दिया। और चमन बाबू, बिरजू भैया धर्मशाला में भंडारा कर रहे हैं। तुम भी जरूर आना और अपनी दादी को भी लेकर आना। भंडारे वाले दिन दादी खाना खाने बैठी। रमेश ने जैसा कहा था, बिरजू ने वैसा ही किया। दादी उसे दिन खाना खाने के बाद घर पहुंची तो वो बहुत थक हुआ महसूस करने लगे। घर आते ही दादी लेट गई। क्या हुआ? दादी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चमन जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लिया। डॉक्टर ने दादी का हाल देखकर कहा, इन्हें मैं नींद की कुछ गोलियां दे रहा हूं जिससे इन्हें आराम मिलेगा, लेकिन इन्हें शहर ले जाना होगा। इनकी उम्र ज्यादा है। अगर किसी अच्छे अस्पताल नहीं ले गए तो जान का खतरा है। दादी कुछ देर बाद गहरी नींद में सो गई। तभी रमेश वहां आया। बच्चों, दादी की तबीयत ज्यादा खराब है। क्या तुम्हारे पास इन्हें शहर ले जाने के लिए पैसे हैं? हमारे पास भैंस बेचकर बच्चे से Rs 3,000 जाएंगे। उनसे कुछ नहीं होगा। खेत के कागज लो, मैं तुम्हें 70,000 रुपए देता हूँ। फिर तुम्हारे पास लगभग 1 लाख हो जाएंगे। उतने रुपयों से इलाज हो जाएगा, और जरूर पड़े तो मुझे और पैसे ले जाना। चमन और कंचन को उसे समय कुछ समझ में नहीं ए रहा था कि वो करें क्या। उन्होंने रमेश की बात मान ली। अगले दिन रमेश उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस ले गया और उनसे मंत्र 70,000 में खेत अपने नाम कर लिया। चमन और कंचन दादी को लेकर शहर गए। 1 महीने दादी का इलाज चला। लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। 1 महीने बाद वो दादी को लेकर गांव लौट आए, लेकिन दादी अब कोई काम नहीं कर पाती थी। वो बिस्तर पर ही रहती थी। पढ़े लिखे होकर भी तुम दोनों कितने मूर्ख हो। हाईवे बने वाला है, तुम्हारे खेत की कीमत करोड़ में पहुंचेगी, लेकिन अब वो मेरा हो चुका है। तुम तीनों घास पत्तियां खाकर काम चलाओ। रात में जोर की वर्षा हो रही थी। चमन और कंचन अपनी छत पर रो रहे थे। मम्मी पापा, आप कहाँ चले गए? हमें बहुत भूख कर रही है। दादी की दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, और वहां खीर से भरे 3 कटोरा ए गए। ये खीर कहाँ से आए? क्या बिजली क्या देकर गई है? तभी वहां चमन और कंचन के माता पिता की आत्माएं प्रकट हुईं। बेटा, हमारी मृत्यु बिजली से हुई थी। हम बिजली में सम गए थे। अब हर रोज तुम्हारी छत पर रात में बिजली कड़क करेगी और 200 खीर से भरे कटोरा तुम्हारी छत पर ए जय करेंगे। तुम यही खीर खाना और इन्हें ही बेचना। ऐसा कहकर आत्माएं गायब हो गई। अगले दिन उन्होंने खीर बेचनी शुरू की। गांव वाले इतनी स्वादिष्ट मेमन की खीर खाने पर मजबूर हो गए। चमन और कंचन की खूब अच्छे कमाई हुई। उधर रमेश ने अखबार में पढ़ा कि गांव से हाईवे जान की योजना कैंसिल हो गई है। रमेश का मूड खराब हो गया। वो दोनों आसमानी बिजली से मिलने वाली खीर बेच कर खूब पैसे छाप रहे हैं। अब मैं उनका घर छीनूंगा, तब उनकी छत पर आने वाले खेल मुझे मिला करें। जी। रमेश ने दादी, चमन और कंचन को घर से बाहर निकाल दिया। तीनों चले जो यहाँ से। ये घर मेरे बहन का है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। रमेश रात में छत पर खीर मिलने का इंतजार करने लगा। तभी आकाश में बिजली घर की ओर रमेश के ऊपर ही गिर पड़े। बहुत जलन हो रही है। तभी चमन और कंचन की माँ की आत्मा वहां प्रकट हो गई। इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना मैं बिजली बनकर हर बार तेरे ऊपर गिरूंगी। तुम्हारे बच्चों को लौटा दूंगा और उनके खेत भी लौटा दूंगा। दादी, चमन और कंचन को उनके घर और खेत वापस मिल गए।
रमेश ने डर के मारे फिर कभी उन्हें परेशान नहीं किया।